नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्र की प्रमुख और अहम विषय पर। दोस्तों, आज बात करेंगे और इसके अलावा बादरा आसपास खबरों सहित मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में आपको सदैव हम बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या विशेष दिवस है आज का, उसके बारे में भी हम विस्तार से बताते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रमुख खबर राजस्थान की से। राजस्थान में 1 मई से दोस्तों फिर से प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ हो रहा है। और दोस्तों, इस अभियान में पहले जो कमियां थी, उन कमियों को अब पूरा करके सरकार फिर से मैदान में आ रही है। दोस्तों, तो क्या कमियां लगभग रही थी और आगे क्या लक्ष्य राजस्थान सरकार द्वारा जो है इसमें रखा जा रहा है, मैं आपको बताऊं तो 6 लाख पट्टे जारी करने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। और अभियान के दौरान दोस्तों, जो पूर्व में हमने आपको बताया, जो कठिनाइयाँ थी, जो कमियाँ थी, जो परेशानियाँ उपभोक्ताओं को आ रही थी, लोगों को आ रही थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और करीब 60 ऐसे बदलाव इस योजना के तहत किए गए हैं दोस्तों। तो ये स्कीम जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है और प्रशासन गाँव के संग अभियान है, एक बार पुनः 1 मई से प्रारंभ होने जा रही है राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों, महेंद्र गुजर जो कि पूर्व प्रदेश सह संयोजक है निशक्त जन प्रकोष्ठ कांग्रेस के, उनके द्वारा दोस्तों एक पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया और उसकी एक प्रतिलिपि जिला कलेक्टर महोदय को भी भेजी गई है। दोस्तों, इस पत्र में जल उपभोक्ता संगम बादरा के चुनाव कराने की मांग की गई है, क्योंकि सभी संगमों के चुनाव हो चुके हैं लेकिन अभी तक बादरा संगम के चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि जल उपभोक्ता संगम है। तो इसको लेकर दोस्तों विलंब नहीं करने की मांग की गई है। और इसके अलावा रवि 2020 का जो बकाया है दोस्तों बीमा क्लेम, वो भी जल्द से जल्द दिलाने की मांग महेंद्र गुजर द्वारा की गई है। और इसके अलावा दोस्तों 12% ब्याज सहित बीमा क्लेम का भुगतान देने की मांग महेंद्र गुजर द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बादरा की बेटी मोनिका श्योराण पुत्री सोमवीर श्योराण ने दोस्तों राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में अब तक 8 मेडल जीते हैं। बादरा क्षेत्र का नाम रोशन किया है दोस्तों मोनिका श्योराण ने। और लगभग 17 से 19 अप्रैल के मध्य जो झारखंड में एक प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों, फेडरेशन कप सीनियर महिला एवं प्रमुख राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता दोस्तों जो आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिता में जो 2022 की थी, राजस्थान की तरफ से मोनिका ने कांस्य पदक जीता था। और इसके अलावा 2 सीनियर प्रतियोगिता में अब तक मोनिका ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और इसके अलावा एक सीनियर में सिल्वर मेडल भी जीता था और एक सीनियर में कांस्य पदक जीता था और जूनियर में 1 कांस्य जीता था और सब जूनियर में 2 कांस्य पदक जीते थे। तो कुल मिला के अब तक 8 पदक जीत चुकी है मोनिका श्योराण। और हिसार का जसवीर सिंह दोस्तों इनका कोच है और हिसार में रहकर ही इन्होंने ट्रेनिंग ली है मोनिका श्योराण ने। तो बहुत बहुत बधाई साफ संदेश के माध्यम से मोनिका श्योराण को। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य आसपास की खबरों का अगर अध्ययन करें तो दोस्तों अब परीक्षाओं में नकल नहीं होगी। जिस प्रकार से दोस्तों एपेक्स में एक मामला पकड़ा गया था, डमी परीक्षार्थी का दो डमी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया था दोस्तों, अब वो नहीं होगा, क्योंकि बादरा में जो सभी केंद्र हैं, लगभग 19 केंद्र बादरा में 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए। उन सभी 19 केंद्रों पर दोस्तों पहली बार माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और इसके तहत सभी केंद्रों पर गहन छानबीन होगी, जांच होगी। 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक परीक्षा के
दोस्तों बारीकी से जांच की जाएगी परीक्षार्थियों के अंदर आने और जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए। तो दोस्तों अब नकल जो है वो सक्षम करना सक्षम नहीं होगा और सभी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ अब इत्मीनान के साथ परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे सकते हैं और उनके अभिभावक भी दोस्तों संतोष व्यक्त करेंगे कि जो जिन विद्यार्थियों के दोस्तों जिन्होंने तैयारी के साथ परीक्षा दी है वो निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। और चालबाजी के साथ जिस प्रकार से 2 डमी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया था उनके जैसा कोई नहीं होगा। और उस मामले में दोस्तों अभी भी जांच जारी है। सभापति गणेश राज बंसल ने दोस्तों जब फार्म ही नहीं भरा था तो उनकी जगह कौन परीक्षा दे गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसकी CBEO के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और जांच पूरी करने के बाद CDEO हनुमानगढ़ को ये जांच सौंपी जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये आसपास की खबरें रही। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों बादरा में 24 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 23 अप्रैल से किया जा रहा है। दोस्तों ये 4 दिवसीय महायज्ञ गायत्री महायज्ञ का आयोजन है और इसमें प्रथम दिवस 23 अप्रैल को दोस्तों शोभा यात्रा हनुमान जी मंदिर गुड़ मंडी से होकर बाबा फूलदास जी की छतरी जहां ये गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा वहां तक पहुंचेगी दोस्तों। और इसके अलावा 6:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक जो है संगीत प्रवचन और युग साहित्य में वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु प्रवचन दिया जाएगा। और इसके अलावा 24 अप्रैल को जो इसमें कार्यक्रम होगा वो प्रज्ञा योग व्यायाम आदि सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक ये नित्य क्रम से 2-3 दिन लगातार चलेगा। और कार्यकर्ता गोष्ठी जो संगठनात्मक स्वरूप है उसको लेकर भी 3 से 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। और संगीत प्रवचन का जो कि सर्व सुलभ गायत्री साधना है 24 अप्रैल को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ये भी चलेगा। इसके अलावा तीसरे दिन 25 अप्रैल को दोस्तों सामूहिक जप व ध्यान के अलावा प्रज्ञा योग व्यायाम आदि 6 बजे से 7:30 बजे तक नित्य क्रम से चलेगा। इसके अलावा गायत्री महायज्ञ विभिन्न प्रकार के संस्कार कार्यक्रम 8 बजे से 11 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा दीप महायज्ञ और संगीत प्रवचन 6 से 8 बजे तक सायं चलेगा। और इसके अलावा ऋषि परंपरा का पूर्ण जागरण एवं सदग्रंथ स्थापना कार्यक्रम भी शाम 6 बजे से 8 बजे तक चलेगा। और 26 अप्रैल को समापन दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों सामूहिक जप व ध्यान प्रज्ञा योग व्यायाम जो कि 6 से 7:30 बजे नित्य क्रम से चलेगा चौथे दिन भी। और गायत्री महायज्ञ विभिन्न संस्कार पूर्णाहुति एवं इसके साथ टोली की विदाई सत्कारियों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो कि रात प्रातः 8 से 11 बजे तक के लिए चलेगा। तो इसको लेकर बाबा फूलदास जी की छतरी में तैयारियां जोर शोर से स्थानीय गायत्री परिवार द्वारा की जा रही है दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो आज 21 अप्रैल को दोस्तों आज 21 अप्रैल के दिन क्या विशेष है मैं आपको बताऊं तो 2007 में महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने वनडे एक दिवसीय क्रिकेट से आज ही के दिन 21 अप्रैल को संन्यास लिया था दोस्तों। और इसके अलावा जानकी वल्लभ पटनायक का आज के दिन 2015 को निधन हुआ था दोस्तों। ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे। और आज के दिन भारतीय सिविल सेवा दिवस 2006 से मनाया जाता है और ये भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। और अधिकारियों को श्रेष्ठ कार्यों के लिए इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर के महाराजा करणी सिंह की 98वीं जयंती आज के दिन मनाई जाती है। और इसके अलावा उनका अगर जीवन सफ़र में बताऊं तो दोस्तों 21 अप्रैल आज के दिन उनकी जयंती है जो 1924 को उनका जन्म हुआ था और 6 सितंबर 1988 को उनका निधन हुआ था। और 1950 से लेकर दोस्तों 1971 तक उन्होंने लगभग राज किया था। और बीकानेर रियासत के वे अंतिम
शासक भी कहलाए थे। इसके अलावा सिखों के धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर जी का भी 400वां प्रकाश पर्व आज धूमधाम से पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों आज समीक्षा करेंगे प्रमुख उस विषय पर। उससे पहले राजेंद्र राठौड़ का आज दोस्तों 21 अप्रैल को पूरे राजस्थान में जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए ये जन्म दिवस दोस्तों मनाया जा रहा है। इससे कई दोस्तों इसके मायने क्या है मैं आपको बताऊं तो पहली बार राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस इतने बड़े पैमाने पर राजस्थान में मनाए जाने के पीछे दोस्तों क्या इसके कारण हो सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो निकल कर जो बात सामने आ रही है दोस्तों वो कहीं ना कहीं यही है कि राजेंद्र राठौड़ भी एक आने वाले समय में भाजपा का कद्दावर चेहरा है और दोस्तों सीएम कैंडिडेट के ये जो है दावेदार हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ चर्चाओं का बाज़ार है और दोस्तों राजस्थान में चर्चाओं का क्या है, चर्चा चलती रहती है और वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ बने हुए हैं और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक प्रकार से भली भांति ये कर रहे हैं। तो सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है दोस्तों उनको भी दावेदारी के रूप में गिना जाता है, लेकिन उनका इतना कद्दावर चेहरा राजस्थान में सीएम कैंडिडेट के रूप में नहीं है। लेकिन गजेंद्र बन्ना के साथ दोस्तों जो कि गजेंद्र शेखावत है, उनके अलावा कई नाम ओम बिरला आदि के हैं, हमने कल भी आपको बताया था। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का 2 दिवसीय जन्म दिवस दोस्तों कल भी मनाया गया था और कल हमारे पड़ोसी कस्बे नौहर व सिद्धमुख में भी धूमधाम से ये जन्म दिवस मनाया गया था। और सिद्धमुख में तो अनुपाल सिंह भाटी जो कि राजेंद्र राठौड़ के खास माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये उनके नेतृत्व में ये शिविर लगाया गया था। और आज बादरा में ये शिविर लगाया गया था दोस्तों राजेंद्र राठौड़ के कार्यकर्ताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस शिविर में शामिल रहे थे। तो कुल मिला के दोस्तों इसके पीछे क्या है, क्या मायने हैं, ये तो आने वाले समय में कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों आज की प्रमुख विश्लेषण का, समीक्षा का, तो दोस्तों आज हरिप्रकाश शर्मा वार्ड नंबर 7 बादरा द्वारा दोस्तों एक ज्ञापन जो है प्रेषित किया गया है। रेलवे परामर्शदात्री संस्था के सदस्य भी है हरिप्रकाश शर्मा और वार्ड पार्षद भी है दोस्तों, और मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर को ये ज्ञापन दोस्तों प्रेषित किया गया है। और इसमें जो मांग की गई है उसके ऊपर हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। हाथीपुरा वास के लोगों के लिए दोस्तों रेलवे स्टेशन की ओर से जो हाथीपुरा वास के लोग हैं उनको आने के लिए बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब कल चेयरमैन महोदय आए थे रेलवे मंडल के दोस्तों, उस समय जो पेड़ी लगाकर सीढ़ी लगाकर हाथीपुरा वास में जाया जाता है रेलवे स्टेशन से दीवार के पास में, वो सारे वैकल्पिक रास्तों को ध्वस्त कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उससे क्षेत्र के लोगों को, वार्डवासियों को, हाथीपुरा के तमाम लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था दोस्तों। उनको बाज़ार में आने के लिए बहुत घूम कर, या तो वो नौहर जो रेलवे अंडर ब्रिज है दोस्तों वहाँ से घूमकर करीब 1-1.5 किलोमीटर घूमकर आए पैदल जाने वाले लोग बाज़ार के लिए। और अगर सीधे रेलवे स्टेशन के ऊपर से आते हैं तो दोस्तों बामुश्किल 150 फीट की दूरी उनको तय करनी पड़ती है और ये उनके लिए बहुत ही शॉर्ट रास्ता है। तो इसको लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हुए और अभी भी वो रास्ता, वैकल्पिक रास्ता ध्वस्त है। और हरिप्रकाश शर्मा ने उस वैकल्पिक रास्ते को एक बार पुनः बनाने की मांग की गई है और इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग की गई है दोस्तों, जो कि बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जो दूसरी साइड का आबादी क्षेत्र होता है उनके लिए इधर साइड के आबादी क्षेत्र वाले एरिया में जाने के लिए फुट ब्रिज का इस्तेमाल प्राय लोग करते हैं। और ये सुगमता के साथ दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन के ऊपर उन लोगों की नहीं होती। वो एक प्रकार से बाईपास ही रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन बाईपास ही इधर से आते हैं और उधर उतर जाते हैं और उनको जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरने के लिए
उनमें कोई इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं होती है। तो ये फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग दोस्तों परसों भी जब चेयरमैन महोदय रेलवे मंडल के आए थे, उनको भी ज्ञापन देकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा की गई थी। और आज हरिप्रकाश शर्मा द्वारा भी दोस्तों ये पत्र जो लिखा गया है उसमें ये मांग भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो कल परसों जो ज्ञापन दिया गया था भारतीय जनता युवा मोर्चा के राजकुमार शर्मा द्वारा दोस्तों, उसमें बड़ी संख्या में मांगे की गई थी। और जिस प्रकार से C61-62 पर अंडरब्रिज जो बने हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों बरसात के समय, और ये जो अंडरब्रिज है वो एक प्रकार से नाकारा हो जाते हैं और घंटों तक यहाँ आवागमन नहीं हो पाता है, बाधित होता है। तो उसको लेकर भी मांग की गई थी कि ओवरब्रिज एक बादरा में बने। और वो ओवरब्रिज कहाँ बन सकता है दोस्तों, जो समाध भवन का एरिया है वहाँ वो ओवरब्रिज बने, या फिर ये जो सावा रेलवे क्रॉसिंग है C65 रेलवे फाटक के नाम से दोस्तों, यहाँ अगर फिजिबल हो तो वो यहाँ बने, क्योंकि ये कस्बे के मध्य में है। और इसको प्रारंभ में यहाँ ओवरब्रिज के रूप में ही मान्यता दी गई थी, लेकिन उसको फिजिबल नहीं बताया गया था। ऐसा दयानंद खोखेवाला पर भी आरोप लगा था। पूर्व में नगर मंडल के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, उन पर आरोप लगा गया था कि उन्होंने राम सिंह कसवा जो तत्कालीन उस समय सांसद थे उनको कहकर ये ओवरब्रिज रुकवा दिया और फिजिबल नहीं है बोलकर ऊपर जो है रिपोर्ट भिजवाई थी, क्योंकि बताया जाता था कि इसमें मनसा दयानंद खोखेवाला की ये बताई गई कि उनका वहाँ पास में मकान है और वो मकान कहीं ना कहीं फूट न जाए, उसका कुछ एरिया ओवरब्रिज में शामिल न हो जाए। इसको लेकर दयानंद खोखेवाला ने सांसद महोदय को कहकर इसको फिजिबल नहीं है बोल के करार दिया। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ अगर बनता है, रेलवे बोर्ड अगर चाहता है उनकी स्पेशल अगर इंजीनियरों की टीम, उनके विशेषज्ञों की टीम आकर यहाँ सर्वे करे, देखे अगर यहाँ पॉसिबल है तो यहाँ ओवरब्रिज कस्बे में सबसे हितकारी व पर्याप्त होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ से जो आदि शेष आबादी है भादरा कस्बे की दोस्तों उत्तर की ओर बसी हुई है, उनके लिए दोस्तों हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी यही है। और दोस्तों प्राय हिंदुओं की सारी लगभग आबादी यहीं इस उत्तर की ओर क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में बसती है। और उनके लिए जो सबसे बड़ी कल्याण भूमि है वो दोस्तों उस साइड में जो मुस्लिम आबादी है उस साइड में है। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। और पूर्व में भी अनेकों नेताओं ने, अनेकों विधायकों ने और सांसदों ने, सभी ने दोस्तों इस चीज़ को लेकर बार बार आवाज़ बुलंद की है, लेकिन अभी तक भादरा की ये सबसे बड़ी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है दोस्तों। इसको अगर क्या माने हम, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की आवाज़ में दम नहीं है ये माने, या फिर उन नेताओं की पूंछ ऊपर तक नहीं है, राजस्थान के शीर्ष नेताओं तक नहीं है दोस्तों, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान के जो विधायक कामरेड बलवान पूनिया है दोस्तों, वो राजस्थान के सबसे पावरफुल और शक्तिशाली विधायक बताए जा रहे हैं। वो चेयरमैन या मंत्री वगैरह तो नहीं है, लेकिन दोस्तों बगैर मंत्री भी उनके काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी सूरत में रुकने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में भला क्यों ना विधायक बलवान पूनिया इसकी मांग संसद में विधानसभा में उठाए और कुल मिला के इस भादरा की सबसे जटिल और बड़ी समस्या का जो है निराकरण करवाएं। दोस्तों ये तो भविष्य का सवाल है, कौन नेता और कौन विधायक इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सांसद महोदय जो अब तक चुन कर आए हैं और भादरा क्षेत्र के लोगों ने भी वोट दिए, लेकिन दोस्तों अभी तक उन्होंने इस समस्या को लेकर कोई विशेष भादरा क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य नहीं किए हैं। वो चाहे सांसद राम सिंह कसवा हो या फिर उनका पुत्र राहुल कसवा जो कि वर्तमान में चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। तो कुल मिला के दोस्तों सांसदों से तो हमारी इस क्षेत्र में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे थे दोस्तों आबादी को दो हिस्सों में बंटा हुआ आप देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिस प्रकार से ओवरब्रिज की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज्ञापन में जो रेलवे मंडल के अध्यक्ष को दिया गया था, उसमें दोस्तों
समाज भवन के पास में ओवरब्रिज की मांग की गई थी और उसमें दोस्तों ये भी फायदा होगा ये बताया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था कि जो हिसार, नौर, हनुमानगढ़, गंगानगर से आने वाले हैं, सरसा से आने वाले हैं, आदमपुर से आने वाले हैं और हिसार दिल्ली से आने वाले हैं और सादुलपुर से आने वाले हैं, सिद्धमुख आदि से आने वाले लोग जो हैं उनको अगर तारानगर जाना है तो इस ओवरब्रिज के ऊपर चढ़कर वो बहुत शॉर्टली और बहुत इजी के साथ बगैर भादरा कस्बे के शहर में प्रवेश करे जा सकते हैं। तो ये सुविधा अभी तक भादरा में नहीं है दोस्तों और ये सुविधा ओवरब्रिज के रूप में भादरा की बहुत बड़ी मांग है दोस्तों, जो समय रहते अगर इन नेताओं द्वारा पूरी करवाई जाती है तो भादरा क्षेत्र के लोग उनका तहे दिल से दोस्तों आभार व्यक्त करेंगे। और वाकई में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसको वही जान सकता है जो क्षेत्र का नेता यहाँ रहकर उन समस्याओं से दो चार हुआ है या हो रहा है दोस्तों। उसमें जो सावा की तरफ से जो दर्जनों भादरा क्षेत्र के भी गांव हैं और तारानगर, सरदार शहर, सावा आदि दोस्तों बड़े बड़े यहाँ कस्बे हैं, उनका भी सीधी कनेक्टिविटी उनकी भादरा कस्बे से हो सकती है या आगे अगर वो जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये मार्ग सुगम हो सकता है। लेकिन अभी ये मार्ग उनके लिए जटिल बना हुआ है क्योंकि हम जिस रेलवे क्रॉसिंग सावा की मार्ग पर बना है दोस्तों, वहाँ बहुत देर तक गाड़ियाँ जब आती है तो लोगों को रुकना पड़ता है और इतना भारी जाम लगता है दोस्तों। और उसको लेकर भी बहुत से भारी वाहन हैं दोस्तों, उनके लिए कोई बाईपास का साधन नहीं है, इसलिए वो शहर के अंदर से जाते हैं तो शहर में भी जाम की स्थितियां लगातार बनी रहती है दोस्तों, जो कि कस्बावासी विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर ज्ञापन भी दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव बता देते हैं। भादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडियों के भाव की। भादरा में गेहूं दोस्तों 2121 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकी और सरसों 6700 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गुआर बिका है 6510 रुपये प्रति कुंटल। और नौर मंडी की बात करें तो दोस्तों मोट 7400 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिका है और सरसों बिकी है 6746 रुपये, चना बिका है 4983 रुपये, तारा मिर्च बिका है 5375 रुपये और अरंडी के भाव उच्चतम रहे हैं 7250 और गुआर के भाव 6038 और गेहूं के भाव 2225, जबकि जौ के भाव 3000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहे, जबकि मेथी के भाव 6000 रुपये रहे हैं। एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 11591 रुपये प्रति कुंटल रहा है, जबकि ग्वार के भाव 5800 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 6815, जबकि चना के भाव 4925 रहे, जौ के भाव 2750 और तारामीरा के भाव 5200 और अरंडी के भाव 6600 रुपये प्रति कुंटल रही है। और रावतसर मंडी का जिक्र करें तो गुआर 6055, चना के भाव 4900, गेहूं के भाव 2300, जौ के भाव 2800 और सरसों के भाव 7157, जबकि बाजरा के भाव 2290 रही है। और सरसा मंडी में दोस्तों नरमा 11900, सरसों के भाव 6725, आदमपुर मंडी में सरसों 6850, नरमा 11839 और गुआर के भाव 5950। गंगानगर मंडी में सरसों 6975 रही है, जबकि गेहूं दोस्तों 2311 रुपये प्रति कुंटल बिकी है और जौ के भाव 2900। जो दोस्तों जौ और गेहूं के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है और नरमा के भाव में तो लगातार तेजी चल ही रही है। इसके अलावा गोलूवाला मंडी में सरसों 6870, जौ के भाव 2850, जबकि गेहूं के भाव 2280 रुपये प्रति कुंटल रही है, जबकि दोस्तों आबोर मंडी में नरमा 11700 और आज का गेहूं का सर्वाधिक भाव पूरे देश में विदिशा मंडी में गेहूं के भाव 3900 रुपये प्रति कुंटल के रहे हैं दोस्तों। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेहूं की मांग किस कदर बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ सकती है। आने वाले समय में गेहूं के भाव में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आज दोस्तों 57वां दिन है रूस यूक्रेन युद्ध का। लगातार ये युद्ध अभी भी परवान चढ़ा हुआ है और पूरे यूरोप सहित नाटो देश जो है मुख्य दर्शक बनकर दोस्तों अभी भी यूक्रेन को पिटता और बर्बाद होता हुआ देख रही है। लेकिन रूस को रोकने की हिम्मत ना पहले थी और ना अब है। लगभग 60 दिन होने को आया है, 2 महीना होने को आया है, लेकिन अब जो राजनीति चल रही है दोस्तों वो अपने हथियारों को बेचने की
है, चाहे अमेरिका हो या फिर चीन हो। चीन भी दोस्तों रूस का जो है सच्चा हमदर्द बनकर नहीं उभरा है, क्योंकि चीन की चालबाजियां आप पूरे विश्व में उजागर हो चली है। और चीन दोस्तों अपने हथियारों को बेचने की कवायद में इस युद्ध में चीन का साथ दे रहा है, और यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों को अपने जो घिसे पीटे पुराने हथियार है दोस्तों वो बेचने की कवायद अब चीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की मंडियों के भाव इतने ही, और आज की यूक्रेन रूस की युद्ध की अपडेट है वो खास यही है। और मौसम का मिजाज देखें तो 21 अप्रैल है दोस्तों, आज 37 से 38 टेम्परेचर आज रहा है बादरा में दिन में, और 14 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दोस्तों दिन भर चली, और बादल 69% छाए रहे, जबकि शाम को भी 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, और 53% बादल रात्रि को भी छाए रहेंगे। दोस्तों कल 22 अप्रैल को मौसम कैसा रहने वाला है? 26 से 37 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 38 से 41 दोपहर को, और 33 से 39 शाम को। अर्थात कल भी प्रचंड गर्मी की से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो बादलों के चलते बहुत कम महसूस हो रही होगी आपको। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं जो कल है दिन भर चलेगी, और 50-60 से लेकर 70-80% बादल जो है दिन भर छाए रहेंगे, और रात्रि को भी 50% बादल छाए रहेंगे। 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर भी बना रहेगा, और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा भी चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ, और नए समीक्षा या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।